दिक्कत की बात है। जो अनसेफ गाड़ियाँ वो तो वैसे ही कट गई, उन्हें मैं देखने भी नहीं गया। जैसे कुछ हिला किसी चीज़ पे घिसता हुआ जा रहा है। एक बार मैं इसे बैक कर रहा था, दीवार में लगी शुरू में ही। आज मारुति वो सब बैठ गया होता। एसयूवी जैसा लुक हो गाड़ी का। और अगर ऑन रोड कीमत की बात करें तो 7 से 12 लाख की प्राइस रेंज में आपको कोई गाड़ी मिल रही है, दिखने में एसयूवी जैसी आपको लग रही है। टाटा का भरोसा आपको उसमें मिल रहा है। कौन सी गाड़ी है? सेफ्टी, पूरी सेफ्टी आपको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा पंच की, जिसने अभी धूम मचा रखी है। और अगर इस सेगमेंट में सेल की बात करें तो नंबर 1, आप लास्ट 3 मंथ का डेटा उठा के देखेंगे तो रिटेल में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर है हमारा। इसमें हम इसके प्रोस कॉन्स, क्या अच्छा है, क्या इसमें कमियां हैं, इसके साथ ही इसका रियल ओनरशिप भी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों प्रोस एंड कॉन्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो हुंडई की एक्स्टर गाड़ी इसके कॉम्पिटिशन में आती है, और इसकी खुद का जो टाटा का मॉडल है अल्ट्रोज, उससे भी इसका कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा मारुति की स्विफ्ट आती है और बैलेनो आती है। ये कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो इसके कंपटीशन में है, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो स्विफ्ट है, जिसकी रिटेल अब तक इससे आगे हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, पिछले 3 महीने से देखें तो सबसे ज़्यादा टाटा पंच की सेल हो रही है। दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना अब शुरू करेंगे इसके प्रोस। पहले हम प्रोस पे बात करेंगे, कॉन्स पे हम बाद में बात करेंगे। पहले प्रोस पे बात करेंगे, क्या इसमें आपको अच्छाइयाँ है, क्या इसमें आपको अच्छा मिलता है। तो दोस्तों लुक की अगर बात करें, हालांकि लुक का जो मामला है वो एक पर्सनल ओपिनियन आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोई लुक अगर मेरे को पसंद आ रहा है आपको पसंद ना आए, या आपको जो पसंद है वो मुझे पसंद ना हो। लेकिन अगर हम किसी गाड़ी की खूबी एनालाइज करें या वो ज़्यादा क्यों बिकती है उसको अगर एनालाइज करें तो एक पैरामीटर ये भी होता है गाड़ी का लुक। क्योंकि सबसे पहले कोई भी बंदा गाड़ी खरीदता है तो अपने बजट के बाद वो सबसे पहले देखता है गाड़ी देखने में कैसी लगती है। तो ये गाड़ी क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक रही है तो कहीं ना कहीं मैटर करता है इसका लुक। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी जो है इसके लुक को पसंद कर रही है। दोस्तों बात करें अगर इसके सस्पेंशन की, तो थोड़ा स्टिफी साइड है, थोड़ा हार्ड साइड आपको इसके सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपके जो छोटे बम्प्स होते हैं वो आपको फील हों। यानी केबिन के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि गाड़ी कहीं दिक्कत आ रही है, कोई सस्पेंशन की वजह से कहीं वो अप डाउन हो रहे हैं या हिल रहे हैं या ऊंचे नीचे हो रहे हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन आप इसके कह सकते हैं। और इस सेगमेंट में मैं मानता हूं कि ये इससे बेहतर सस्पेंशन नहीं हो सकते, बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन इसमें आपको मिलते हैं। दोस्तों बात करें स्पेस की तो बहुत ही स्पेसियस गाड़ी है, अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं भी इसमें आपको स्पेस की कमी नज़र नहीं आएगी, चाहे वो लेग रूम हो, चाहे वो रियर सीट पे हो। साथ ही इसमें एक चीज़ और मेरे को जो अच्छी लगी वो ये है कि इसमें बीच में जो बम्प्स गाड़ियों में आता है वो इसमें नहीं है, बहुत ही ना के बराबर है। तो पीछे बैठे हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है मूव होने में, आगे पीछे होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें अगर स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, स्मूथ, और स्टीयरिंग का जो फीडबैक है आप जब चलाएंगे गाड़ी को तो फील करेंगे, बहुत ही अच्छा फीडबैक इसमें आपको मिलने वाला है। दोस्तों इनग्रेस और एग्रेस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा इसमें एर्गोनॉमिकली मैं कह सकता हूँ कि एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छी बॉडी पोस्चर इसमें आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप बैठेंगे तो गाड़ी की हाइट एकदम बेहतरीन हाइट है और इस तरह से आप बैठ सकते हैं। और जो आपका डोर है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे खुल जाता है इस तरह से, तो आपको कोई हैवी बंदा भी है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, ना उतरने में ना चढ़ने में। दोस्तों डैशबोर्ड की अगर बात करें तो मल्टी लेयर डैशबोर्ड इसमें आपको मिल जाता है, अट्रैक्टिव है, डबल कलर में है, लेकिन इसके जो ग्रेन्स हैं ना वो थोड़ा डीप है, इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी गंदगी भरने का इसमें एक इशू है। दोस्तों कुछ प्रोज मैंने आपको ये बताए, क्या अच्छाइयाँ इसके अंदर, और अभी बात करेंगे कि कुछ इसके अंदर जो कमियां मेरे को लगती हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिट एंड फिनिश की। तो फिट एंड फिनिश में देखिए आप फिटिंग की अगर बात करें तो गैप्स, बॉडी गैप्स जो 2 पार्ट्स के बीच में जो गैप है वो आपको अनइवन मिलेगा, कहीं कम मिलेगा कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो
ये थोड़ा सा इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि जैसे कि ये गैप यहाँ से देख रहे हैं आप, इसकी वजह से इसमें अंदर डस्ट भी काफ़ी चली जाती है। जो डस्ट यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाती है, देखिए आप देख भी पा रहे होंगे। हालांकि वो केबिन के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ रबर लगी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ भी काफ़ी डस्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाती है, जो एक इशू तो है ही। लेकिन देखिए, अगर आपको 5 स्टार सेफ्टी चाहिए तो फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़े। दोस्तों मैं अब एक और कॉन्स की बात करूंगा। तो मैंने टेस्ट किया रात में, उसका ये क्लिप भी आप शायद देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है वीडियो में। लो बीम पे हालांकि कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगी और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है लो बीम का। हाई बीम में थोड़ा सा दिक्कत है। हाई बीम आपको उतनी एक्यूरेट या ये कहें कि उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। दोस्तों एक और इशू जो मैंने फील किया, मैंने गाड़ी को ड्राइव किया, कई दिन से मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, और मैंने देखा है तो जब हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और क्लच छोड़ेंगे और थोड़ा सा गाड़ी जब बढ़ने वाली होगी, उससे पहले गाड़ी स्टॉल करेगी, आपकी धड़धड़ाएगी गाड़ी, अगर हम देसी भाषा में बोलें। दोस्तों ये स्टॉलिंग वाली जो इशू है वो, इसका एक रीज़न इसके पीछे ये भी है क्योंकि ये 3 सिलेंडर में गाड़ी आपको मिलती है। इतना स्मूथ साइकिल इसकी कंप्लीट नहीं हो पाती है 3 सिलेंडर में, जितना कि 4 सिलेंडर में आपको मिल जाता है। दोस्तों इसका एक और जो मैंने चीज़ इसमें नोटिस की वो ये है कि इसके जो RPM है वो सडनली इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमने गियर गाड़ी में डाला, पहला गियर डालने के बाद जैसे ही हम एक्सीलेटर थोड़ा सा छोड़ेंगे तो RPM करीब 1200 से 1500 तक इसके पहुंच जाते हैं। वो हालांकि टाटा का एक फ़ीचर भी है, अगर जैसे कि कंपनी का कहना है कि एक फ़ीचर भी है कि गाड़ी उस वक्त बंद ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर फ्यूल का जो सप्लाई है ECU द्वारा वो बढ़ा दी जाती है। तो इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर माइलेज ड्रॉप होता है जो कि एक एंड यूज़र के लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि आपका एक फ़ीचर है लेकिन उसके लिए वो डीमेरिट बन जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखाता भी हूँ, देखिए यहाँ पर जैसा कि हम हल्का सा क्लच छोड़ेंगे तो यहाँ पर जैसे अभी 800 RPM है, ये 1200 से 1500 तक अपने आप से चले जाते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से माइलेज ड्रॉप होता है। दोस्तों इसी के उलट एक चीज़ और जो मैंने इसमें नोटिस की कि अगर जैसे हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में पड़ी हुई है, फर्स्ट गियर से जैसे ही हम न्यूट्रल करेंगे और एकदम से क्लच छोड़ेंगे, हम तुरंत ही क्लच अगर छोड़ेंगे तो हमारे RPM वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है ये मेरे समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ उसको, और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा गाड़ी पे, जहाँ तक कि आपका फ्यूल सप्लाई बढ़ जाती है वहाँ पर, यानी कि माइलेज में इसमें ड्रॉप इससे आएगा। तो मैं पहले गियर निकालता हूँ, गियर निकालने के तुरंत बाद में क्लच छोड़ूंगा, फिर आप देखिएगा मीटर पे कि RPM इंक्रीज़ होते हैं। मैंने फिर से गियर डाल दिया, क्लच दबा हुआ है, और गियर निकालते ही मैं क्लच छोड़ दूँगा, RPM बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस, और गाड़ी के ओनर है मेरे साथ जावेद भाई। जावेद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑटो गाइड चैनल में, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने तो अपना कीमती टाइम यहाँ पर निकाला और हमें दिया, और आज आप हमारे व्यूअर से रूबरू होंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपने अगर इस गाड़ी को लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, और आप गाड़ी को काफ़ी चला भी चुके हैं, तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि गाड़ी में क्या अच्छाई है और क्या कमियां भी लगी, क्योंकि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो अगर वो कमी एलिमिनेट करने वाली होगी, उससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम अभी शुरू करेंगे। तो जावेद भाई ये गाड़ी आपने कब ली है और अभी इसको कितना आप चला चुके हैं? गाड़ी को लिए हुए कितना वक्त हो गया? और ये अगस्त में ली थी, मेरे ख्याल से 27 अगस्त में 2023। अगस्त 2023 में गाड़ी ली है। करीब करीब 7 महीने के लगभग इनको हो गया है गाड़ी को लिए हुए। और कितनी गाड़ी चला ली आपने, किस कंडीशन में चलाई है, ये भी एक देखिए करीब 4,500 चला दिया मैंने। 4,500 किलोमीटर चला। अच्छा, जो रनिंग आपकी रहती है वो मेनली तरह की रहती है? शहर में रहती है या कहीं बाहर भी गया हूँ, लेकिन ये के शहर में भी रहती है। ज़्यादातर आपने ये शहर में चलाई है? जी जी जी। बाहर कभी कभी जाना होता है? बाहर हाँ, कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार। अगला सवाल जावेद भाई मेरा ये है कि ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी, कौन सा मॉडल है ये, और क्या क्या इसमें लगवाया आपने, कितने की पड़ी, और कितना टाइम इसमें वेट करना पड़ा आपको गाड़ी लेने के लिए? देखिए ये है पंच का एडवेंचर रिदम पैक वाला, और इंतज़ार तो मुझे इसमें नहीं करना पड़ा क्योंकि उसी वक्त उनकी CNG लॉन्च हुई थी। इसमें जो CNG ICNG वाला ऑप्शन आया, डबल सिलेंडर वाला, वो लॉन्च हुआ था। तो मैं एक्चुअली वो लेना चाह रहा था पहले, लेकिन फिर कुछ अपनी रनिंग देखी,
कुछ थोड़ा सा रिकैलकुलेट किया मामला, तो ये समझ में आया कि ये मैं इतना ना ले नहीं पाऊँगा। इसका मतलब क्या कहना चाहिए, जितना पैसा मैं एक बार दे दूँगा वो मेरा रिकवर करते करते काफ़ी वक्त लग जाएगा। उसके बाद मैंने आसपास अपने सीएनजी पंप देखे, मुझे कितना जाना पड़ेगा। कोई भी मेरे करीब में सीएनजी पंप नहीं था, जो दूर था वो भी करीब मान लीजिए 4-4.5 किलोमीटर दूर था, और उसमें भी वो ऑफलाइन पंप था। एक बार में मुझे 4.5 kg गैस ही मिलती। तो और आप मुझे बार-बार ये ज़्यादा इकोनॉमिक लगी। अगर आप सीएनजी वाली लेते आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता और आगे आपको बेनिफिशियल भी वो नहीं रहती। तो इसको लेने में आपको कितना टाइम लग गया, वेटिंग कितनी थी? नहीं, इसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ा, ये वहाँ खड़ी थी। अच्छा, ये तैयार थी तो आपको मिल गई। जब मेरा इरादा बदला तो फिर मैंने इसके ऊपर फिर बात की और इसके फिर रेट लेने शुरू किए। ओके। तो जावेद भाई, जब भी कोई बंदा गाड़ी परचेज करता है तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि वो गया और साहब मुझे ये गाड़ी पसंद है, जाके ले ली जी। वो कम से कम जो कंपटीशन वाले 2-4 मॉडल होते हैं उन पर जाके ज़रूर देखता है। वो सारी चीज़ें तो पहले ही कर चुका होता है, वो उस पर R&D जो भी करनी होती है, सारी चीज़ें किस में क्या मिल रहा है, क्या उसका बजट है, लेकिन फिर भी फिर वो शोरूम पर जाके देखता है। तो आपने और कौन कौन सी गाड़ियाँ शोरूम पे जाके देखी या प्लान बनाया कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, या डायरेक्ट आपको यही गाड़ी लेनी थी और इसको ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने भी कई गाड़ियाँ देखी, लेकिन मैं शोरूम पे नहीं गया। पहले ही मैंने नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, जितनी ले सकता था। और दूसरा मेरी एक ये थी कि सेफ़ गाड़ी हो, तो सेफ जो अनसेफ गाड़ियाँ वो तो वैसे ही कट गई, उन्हें मैं देखने भी नहीं गया। जो 2 स्टार और 3 स्टार तक थी, जो 4 और 5 वाली थी उन्हें मैंने देखा। तो उनमें हाँ, मैंने एक गाड़ी देखी थी, लेकिन उसमें वेटिंग की वजह से वो मुझे थोड़ा दिक्कत आई, लंबा वक्त मुझे वहाँ झेलना पड़ा। फिर जब मेरी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैंने कहा नहीं, अब गाड़ी लेनी है, उसे मैंने कैंसिल कर। कौन सी गाड़ी पहले देखी आपने जो जिस पर वेटिंग ज़्यादा थी? वो ब्रेज़ा थी, और ब्रेज़ा भी अभी तक तो देखिए उसके टेस्ट रिज़ल्ट आए नहीं है अभी तक। जो जी एनकैप वाले, या अब जो ये भारत एनकैप वाला भी अब शुरू हो गया, ये भी अभी नहीं आया है। लेकिन उस वक्त तक ये माना जा रहा था, क्योंकि उससे पहले जो उसका प्रीवियस मॉडल था वो 4 स्टार लेके आया था, तो वो भी कमोबेश उतनी तो होगी या उससे कुछ बेहतर होगी। तो एक अंदाज़ा लगा के उस गाड़ी को सेलेक्ट किया था मैंने। ओके। मगर उसे वेटिंग ज़्यादा थी। तो वो क्यों नहीं ली फिर आपने गाड़ी? ब्रेज़ा जैसे देखी थी, क्या कॉस्ट पड़ रही थी उस गाड़ी की, और वो क्यों नहीं ली? कॉस्ट तो करीब जो मैं बेस मॉडल देख रहा था उसमें LXi, वही मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा था। और उसमें मैं वो करीब 9.5, 9.25, 9.5 तक जा रहा था, 9.25 मान लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ता गया वेटिंग का। और ये कितने का पड़ा आपको? ये मुझे 785 का पड़ा, 785 का, 785। और वो आपको 9.5 का पड़ रहा था। 9.25, और बाद में जब लास्ट में जब जिस वक्त ये खरीदने का नंबर आया उस वक्त तक उसके भी थोड़े से रेट बढ़ के 9.5 तक ही आ रहा। वो क्यों नहीं ली फिर आप? उसमें उन्होंने वो हाइब्रिड ऑप्शन हटा दिया, और वो उनका फैसला रातों रात फैसला लिया। उनके यहाँ डीलरशिप वालों को भी पता नहीं था कि ये हट गया है, और वो मुझे भी कंफर्म कर दे नहीं आपका वही आएगा, क्योंकि आपने वही बुक कराया है, वही आएगा वही आएगा। बाद में जो है वो भी कहने लगे कि नहीं साहब हमें, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर हट गया तो कुछ पैसे कम हुए? वो नहीं, पैसे तो कुछ कम नहीं हुए। फिर उन्होंने कंपनी भी उसका एवरेज कुछ कम क्लेम करने लगी उसके बाद। फिर मैंने सोचा जब कम एवरेज वाली मुझे गाड़ी लेनी है, 5 सीटर ही लेनी है, मुझे शहर में ही चलाना है, तो मैं उसके 1500 सीसी के इंजन पे सिर्फ इसलिए जा रहा था क्योंकि एवरेज मुझे ठीक ठाक मिल रहा था, वरना मेरा काम 1200 से चल जाता। तो मैंने कहा फिर इसे क्यों ना देखूं, कम से कम यहाँ इसका क्रैश टेस्ट हुआ है, इसके पास 5 स्टार रेटिंग है, उसके पास तो अभी कुछ भी नहीं है। वहाँ एक अंदाज़ा ही तो लगा के जा रहा हूँ मैं कि हाँ भाई इतना होगा, बस ये की वजह रही। तो कुछ दोस्तों कुछ बेनिफिट इनको ब्रेज़ा पे जब ये जा रहे थे, इसका रीज़न एक ये रहा कि उन्होंने हाइब्रिड जो फीचर था वो हटा दिया, रिमूव कर दिया गाड़ी से। तो एक तो वो रीज़न रहा, दूसरा वेटिंग बहुत ज़्यादा थी उसमें, और जब कम कॉस्ट में और सेफ गाड़ी इनको मिल रही थी तब ये पंच पे आए। दोस्तों अभी बहुत बातें जाननी है जावेद भाई से, तो अभी बाकी सवाल करेंगे गाड़ी में बैठ के, चलते हुए ही बात करते हुए तब बात करेंगे। तो जावेद भाई मेरा एक सवाल ये है कि गाड़ी जैसा कि आपको काफ़ी टाइम हुआ है लिए हुए, काफ़ी चला भी लिया आपने, तो इसमें आपको अब पूछूंगा मैं क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। मतलब बुराई से मेरा मुराद है कि कुछ ऐसी चीज़ें लगी हो आपको यार ये तो नहीं होना चाहिए था, और कुछ इसमें आपको अच्छाई भी लगी होंगी यार ये चीज़ इसमें बेहतर है और बहुत अच्छी है। एक तो बिल्ड क्वालिटी है, इसमें बैठ के कॉन्फिडेंस तो रहता ही है कि मैं किसी सेफ गाड़ी में चल रहा हूँ, फैमिली के साथ जब मुझे जाना होता है तो थोड़ा सा बेहतर रहता है, यही सोच के ली भी गई थी। और दूसरा ये कि स्टीयरिंग फीडबैक इसका मुझे बहुत शानदार लगता है। स्टीयरिंग, हाँ ये वाकई में जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। जहाँ मैं 2 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ है।
सिटी में मुझे थोड़ा लाइट लगता है। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी का एक सस्पेंशन भी सस्पेंशन, हाँ नो डाउट सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड है, हाँ। लेकिन बेहतर लगते हैं मुझे कम। अच्छा चलिए बात करते हैं कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, पैनल गैप नहीं होने चाहिए थे। दूसरा, इसका पता नहीं पेंट कैसा है, इतनी ज़्यादा डस्ट खींचता है, सारी डस्ट आके मेरी गाड़ी पे चिपकती है, फिर साफ़ नहीं होती जल्दी से। अच्छा पैनल गैप ऐसा है कि वो रबर उन्होंने काफ़ी अंदर जाके दिया, तो कई बार जैसे ये पीछे आप ये दरवाज़ा खोल के देखेंगे तो जो इसमें जो वो गास्केट टाइप जो दी हुई है ना, वो काफ़ी अंदर जाके दी हुई है, तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो पहले जो है वो धूल आपका वेलकम करेगी, सामने दिखेगी एकदम। अच्छा, तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें। बाकी जब हाईवे पे चलते हैं आप तो गाड़ी में कोई बैलेंसिंग वगैरह बढ़िया रहती है, डिसबैलेंस तो नहीं होती गाड़ी हाई स्पीड में? नहीं, मैंने ये 120 तक तो चला दी भाई। अच्छा, 120 पे कोई भी आपको दिक्कत इसमें महसूस नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चली। हाईवे का इसका एवरेज भी बढ़िया है। क्या माइलेज की अगर बात करें तो क्या माइलेज आपको निकल के आता है हाईवे पे? हाईवे पे तो जब तक देखिए MID में जो शो करता है मैं वही बताता हूँ, थोड़ा सा इसका काफ़ी हद तक टैंक का भी आपने चेक नहीं टैंक किया? टू टैंक मैंने चेक नहीं किया। ठीक है। MID का बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि MID पे जो है वो भी करीब करीब सही है। तो मुझे इसमें हाईवे पे चलते वक्त तो 28 तक गया है। ओके। लेकिन जब मैं कहीं जा रहा हूँ किसी दूसरे शहर, तो हाईवे पे चल के जब मैं शहर पहुँच रहा हूँ तो शहर का जो ट्रैफिक है वो सब फेस करते करते जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा तब भी मेरा 22, साढ़े 22, 23 तक रहता है। अच्छा, तो ये माइलेज तो ठीक है हाईवे के लिए तो हाँ। 5-6 महीने। और अगर वही सिटी की अगर बात करें? सिटी में थोड़ी सी दिक्कत है। सिटी में जो है शुरू में जब मैंने ये गाड़ी ली थी तब तो 8 का ही निकल रहा था, 8, साढ़े 8 का। अच्छा। मैं काफ़ी परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, इतना कम कैसे है। क्योंकि उससे पहले मारुति भी कुछ वक्त चलाई मैंने, उससे पहले मेरे पास वो सेंट्रो भी थी जो नई वाली अभी आई थी नई। अच्छा। तो उसमें भी इतना कम एवरेज तो किसी में भी नहीं था। पता नहीं क्या मसला है, फिर जाके दिखने आया, कुछ नहीं। खैर, लेकिन वो फिर होता है क्या है, वो कहने लगे फर्स्ट सर्विस के बाद सही हो जाएगा। लेकिन वो मुझे लगता है सर्विस से तो कोई खास नहीं खुलता। बेसिकली वो बंदा अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है उस गाड़ी के हिसाब से। तो अब आके ये है कि मुझे 10 से 12 के बीच में मिलता है शहर में। 10-12 एवरेज कम है, कम है, वो भी कम है। तो आई थिंक 15 तक तो यार होना चाहिए। 15 होना चाहिए। फिर ये भी लगता है कि थोड़ा हैवी तो है गाड़ी, वजन ज़्यादा है, शायद उसकी वजह से। ये एक रीज़न है इसका। तो इंजन का क्या फीडबैक है आपको? मतलब इंजन का ये है कि अब मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, गियर्स बहुत स्मूथ नहीं है। जैसे आप Hyundai या मारुति में आप गियर्स डालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा बहुत स्मूथ है, बटरी बिल्कुल, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। और दूसरा ये कि जब गाड़ी को वो जैसा आपने पहले भी उसे कवर किया ही है अपने उसमें कि इनिशियली जब उसे 0 से फिर स्पीड लेंगे या सेकंड गियर डालेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कुछ हिला अंदर जैसे। अच्छा। हालांकि मतलब पहले तो ये बताते हैं कि इसका गियर लीवर भी हिलता था उस वक्त। हाँ हाँ। लेकिन अभी वो लीवर तो नहीं हिल। हाँ, अब लीवर अभी कुछ फील तो होता है कि कुछ हिल रहा है। हाँ। ऐसा उसमें मारुति अभी जैसे कि अभी इसमें भी आप देखेंगे तो जैसे आप गियर चेंज करेंगे ना, इस तरह से ऐसे ऐसे जब गियर को मूव करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी चीज़ पे घिसता हुआ जा रहा है, किसी अनइवन सर्विस पे घिसता हुआ जा रहा है। इस तरह देंगे इस तरह से। तो जावेद भाई, जैसे कि आपने टाटा पंच ली तो कभी इतने टाइम में 7 महीने हो गए आपको लिए हुए, कभी एक बार भी आपके दिल में कभी ये ख्याल आया कि यार मैंने ये नहीं लेनी चाहिए थी? हाँ, एक जैसे मतलब क्योंकि एक्चुअली मुझे उसका लुक बहुत पसंद था ब्रेजा का। वो एक डिज़ाइन है ना उसका, बॉक्सी डिज़ाइन, थोड़ा हाइट उसकी, और एक करीब करीब एक मिडिल क्लास की कंप्लीट सी गाड़ी लगती थी मुझे। तो लुक तो ये गाड़ी मतलब आपने लुक की वजह से नहीं ली, आपने सेफ्टी की वजह से ली जहाँ तक? हाँ, उससे मुझे लुक थोड़ा सा डाउन ही लगता था, मगर ऐसा नहीं कि इसका लुक। अगर लुक की बात करें तो नंबर 1 पे आपके लिए ब्रेजा थी, आज भी है। लेकिन मैं अब उसमें एक दूसरी चीज़ भी ऐड कर दूं, मतलब वो अभी भी जैसे कभी कभी सामने से लगता था कि यार नहीं, अगर थोड़ा सा मैंने वो कोशिश की होती तो मुझे मिल जाती। कोई बात नहीं, हाइब्रिड नहीं मिल रहा था, मैं सिंपल भी ले लेता। अब जैसे इसका एवरेज देखता हूँ ना कई बार, तो एवरेज को देख के फिर आप ब्रेजा का जो नया मॉडल है जिसमें हाइब्रिड नहीं है, अगर वो भी ले लेते तो भी मेरा सिटी का एवरेज तो बढ़िया वाले। जी, सिटी का एवरेज मेरा अच्छा रहता है। तो हाँ, एक एवरेज की वजह से थोड़ा सा कई बार ये ख्याल आ जाता है। बाकी एक बार मैं इसे बैक कर रहा था तो ये पीछे दीवार में लगी शुरू में ही। अच्छा।
उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आज मारुति होती तो पीछे का जो पूरा सब बैठ गया होता बैठ गया सब बढ़िया हुआ। और इसमें हल्का मतलब गाड़ी की लेंथ कम हो गई होती। हाँ लेंथ कम हो गई थी बिल्कुल, जिस हिसाब से लगा था मैंने उतर के फौरन देखा, मैंने कहा स्लो हो गया। यही तो टाटा का भरोसा है। हाँ अच्छा, दूसरा इधर साइड में भी आप कहीं देखेंगे थोड़ा सा तो हल्का फुल्का लग जाता है, तो टाटा में पता नहीं चलता। अगर मैं सोचता मारुति होती मेरे पास, कोई सी भी होती मारुति की, तो उसका बम्पर तो उतर ही गया होता। वो स्क्रैच नहीं लगते उसमें, वो सीधा पार्ट ही जाता है। पार्ट के बम्पर उतर जाता उसकी, जैसे इसके बम्पर पे आगे दोनों साइड लगी है हल्की हल्की, शुरू में ही लगी हालांकि वो, तो अभी मैंने कराई नहीं है रिमूव। तो अगर आप ये गाड़ी नहीं लेते, तो अगर आपके मन में एक बार भी ये ख्याल आया कि मैं ब्रेजा, मतलब आप ब्रेजा लेते फिर? अगर नहीं मैंने बस देखिए इतनी गाड़ियों में मैंने जो चूज़ की थी, फिर वो फाइनल आके ना वो 2 ही गाड़ियों पे आके मेरा मन ठोका था। ब्रेजा ले लेते हैं, ब्रेजा अगर मुझे किसी वजह से नहीं मिलती है तो फिर पंच ले लेते हैं। तीसरी कोई गाड़ी उस वक्त तक भी मेरे अच्छा, एक रीज़न अभी जैसे आपने बताया कि आपको गाड़ी लेनी जल्दी में थी क्योंकि वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जी जी। तो अगर आपके पास अभी और टाइम होता, तो आप जैसे आप वेट करने की स्थिति में अगर होते, तो आप ब्रेजा के लिए वेट करते? हाँ शायद मैं करता थोड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन इसलिए इकट्ठा हो गया था कि ये हाइब्रिड जो फीचर है वो उन्होंने पूरा ही हटा दिया। अब ये है कहते हैं कि साहब हाइब्रिड जो है वो बहुत कारगर नहीं था, तो फिर अपनी हाई उसी में जो हाई वेरिएंट है हाई लेवल वाले, उसमें क्यों है? ZXi और ZXi प्लस उसमें क्यों है भाई? उसमें अभी क्यों छोड़ दिया आपने? अगर कारगर नहीं था तो सब में से हटा देते। इसका मतलब अच्छा, कॉस्ट भी कम नहीं की? कॉस्ट भी कम नहीं की, और मेरे हिसाब से कम वो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच का आइटम तो था, बैटरी समेत पूरा जो उन्होंने कम किया, तो कुछ तो कस्टमर को बेनिफिट देना चाहिए। तो उस वजह से एक तो दिल पूरा ही वो हो गया था उससे कि इतने में तो मैं इसमें कितना पेट्रोल भरवा लूँगा। सही बात। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी ये है कि और कोई गाड़ी तो मैंने नहीं देखी थी। हाँ उससे पहले मैं फोर्ड की ज़रूर देख रहा था, मगर जब तक मेरे लेने का नंबर आया फोर्ड जा चुकी थी, तो वो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, वरना मैं फोर्ड को कंसीडर करता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? ये था टाटा पंच का ओनरशिप एक्सपीरियंस, और इसमें जो चीज़ें हमने आपके सामने पेश की वो बिल्कुल रियल ग्राउंड पे जो फीडबैक है बिल्कुल रियल था। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस आप देख पाएँ। दोस्तों इसके साथ ही एक सजेशन मेरा, जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।